हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू टुडे सेशन ऑफ डेली न्यूज एनालिसिस। और इस सेशन में हम दोनों न्यूज़पेपर की न्यूज देखेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम उन न्यूज पे फोकस करेंगे जो आपके इस साल के क्लैट और एलेट के लिए इंपॉर्टेंट है। सो फॉर दोज हु फील लाइक कि यहाँ पे उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2x की स्पीड पे देख लीजिए। मोर ओवर, जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ न्यूज को बता दूंगा कि ये वाली न्यूज नेक्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है और इस साल के लिए नहीं है, और बाकी जो न्यूज आपकी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है वो नेक्स्ट ईयर तक इंपॉर्टेंट भी रहती हैं। ओके, तो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। बट स्पेसिफिकली जो एलेट को भी टारगेट कर रहे हैं, डू नॉट स्टॉप वॉचिंग न्यूज एनालिसिस, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि कोई पुरानी न्यूज होती है और उसका जो वन लाइनर बन सकता है वो हम आज भी कवर करते हैं। सो इट वोंट हर्ट यू मच अगर आप इसको रेगुलरली वॉच करते हैं अभी भी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द न्यूज। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे सो दैट आपका यहाँ पे कोई टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो पहली न्यूज जो हम देख रहे हैं वो है भाई, आज का जो दिन है वो चिल्ड्रंस डे भी है, बट वर्ल्ड ओवर इसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो वर्ल्ड ओवर इट इज सेलिब्रेटेड और इट इज कमेमोरेटेड एज योर वर्ल्ड डायबिटीज डे। ओके, तो डायबिटीज सेलिब्रेट करने की तो जरूरत नहीं है, बट हाँ, जब हम इस टाइप के डेज को यहाँ पे कमेमोरेट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उससे एक दिन तो एटलीस्ट दिन साल का ऐसा होता है जहां पे पूरा फोकस इस टाइप के पर्टिकुलर डिजीजेस पे, इलनेसेस पे होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड में जो डायबिटीज हैं उसके केसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो आई नो यू वुड नो दिस कि भाई डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और इंडिया में तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री विच इज कॉल्ड एज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया की कैपिटल दिल्ली है और डायबिटीज की कैपिटल अगर एक कंट्री होती तो उसकी कैपिटल इंडिया बन जाती। यहाँ पे सबसे ज्यादा केसेस होते हैं, जो डेथ कॉज होती है, मॉर्टेलिटी कॉज हो रही है, वो भी सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर में ही हो रही है। ओके, तो ये पर्टिकुलर जो डायबिटीज डे है ये बेसिकली हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है कि जो पर्टिकुलर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सिटीजन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, गवर्नमेंट है, वो सब एक बार का डायबिटीज पे एक दिन के लिए अच्छे से फोकस करें। तो नवंबर 14 जो आज की डेट है, दैट इज कमेमोरेटेड एज वर्ल्ड डायबिटीज डे वर्ल्ड ओवर। सिर्फ इंडिया का नहीं है, वर्ल्ड का डायबिटीज डे है। और इस बार की थीम लाइक ऑलवेज विच इज इंपॉर्टेंट, इस बार की थीम क्या है, तो इस बार की थीम है डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। इसको कहीं पे लिख लेना, अब कहीं और से मत पढ़ना डायबिटीज की थीम, बिकॉज मैं भी जब इस बारे में रिसर्च कर रहा था तो कई जगहों पे क्या है, पिछले साल की डायबिटीज थीम को थीम 2025 करके वेबसाइट्स में डाल रखा है, और उनकी भी गलती नहीं है। आजकल हर कोई क्या करता है, चैट जीपीटी यूज कर लेता है, कोई भी एआई यूज करता है, और चैट जीपीटी, और इसमें कई बार क्या होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होती है, और क्विक आंसर के लिए चैट जीपीटी क्या करता है, शॉर्टकट अपनाता है, और जो थीम 24 होता है उसी को ही थीम 25 बता के आगे मूव कर जाता है। ओके, तो ये पर्टिकुलर दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके एडिशन में हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि भाई सबसे ज्यादा डायबिटीज कहाँ है, इंडिया के अंदर ही है। ओके, इसके अलावा आपके हिंदू में एक आर्टिकल आया है फॉर दो जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। फॉर दोज हु हैव टाइम, हु आर वेरी who are ahead in their preparation for this year also, वो भी इस पर्टिकुलर आर्टिकल को रीड कर सकते हैं हिंदू के अंदर में, बिकॉज ये इंग्लिश और रीजनिंग के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल आर्टिकल है। एंड व्हाट दिस आर्टिकल इज अबाउट कि भाई इस आर्टिकल में डिस्कस करा गया है कि डायबिटीज जो होता है, जो एक मिसकंसेप्शन है कि ये चीनी खाने से, शुगर खाने से होता है। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज आपको शुगर खाने से होता है। यस, इट कैन कंट्रीब्यूट टू यू गेटिंग शुगर और डायबिटीज इन लेटर स्टेजेस, बट जब आपको डायबिटीज हो जाता है तब आपको शुगर नहीं खानी होती है। अदरवाइज शुगर खाने का डायरेक्ट कोरिलेशन डायबिटीज से नहीं होता है। और भी फैक्टर्स होते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर लाइफस्टाइल डिजीज, लाइफस्टाइल जो पर्टिकुलर है आपकी, उसको उसकी वजह से डायबिटीज होता है। तो डायबिटीज को लाइफस्टाइल डिजीज भी कहा जाता है। और करंटली यहां पे एक स्टडी हुई है जिसके अकॉर्डिंगली आपका जो वर्क प्लेस स्ट्रेस है, इट हैज बीन लिंक्ड टू राइजिंग केसेस ऑफ डायबिटीज। तो अगर आप स्ट्रेस में होते हो और आप स्ट्रेस ईटिंग करते हो और आपकी लाइफस्टाइल, आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं होती है, पैसिव होती है, आप यू आर ऑलवेज सिटिंग, यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, ईयर ऑन ईयर, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन गेट डायबिटीज। ओके, इसके अलावा इसमें जीन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो अगर आपका जो जेनेटिक कंपोजिशन है, तो अगर उस जेनेटिक कंपोजिशन में डायबिटीज ज्यादा लाइकली है, तो आपके चांसेस डायबिटीज के होने के बढ़ जाते हैं इफ यू हैव अ नॉट सो गुड लाइफस्टाइल आल्सो। तो अगर आपकी बहुत ही पैसिव लाइफस्टाइल होती है तो आपके डायबिटीज होने का खतरा होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये इस आर्टिकल के अंदर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। सो आई वुड सजेस्ट कि जो जिनके पास टाइम है, जो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट्स अ मस्ट रीड फॉर एवरीवन।
ओके तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक। नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर दी एलेट एग्जामिनेशन, बिकॉज ये बहुत लेट आई आपकी रिपोर्ट, तो क्लैट के अंदर में तो चांसेस कम है, बट एलेट के अंदर में ये एक वन लाइनर बन के आ सकता है, एंड नेक्स्ट ईयर के लिए तो ये रिपोर्ट है ही। ओके तो यहां पे एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट करके रिपोर्ट आई है। ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, अर्थ सिस्टम साइंस पार्टनरशिप करके, जिसके अंदर में अलग अलग इस टाइप के प्रोजेक्ट्स आपके चलाए जाते हैं। ये पर्टिकुलर ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट 2001 में लॉन्च हुआ था। अब देखिए 2001 में ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट से एक प्रोजेक्ट है विच मींस क्लाइमेट चेंज को लेके शायद हमारा जो पर्टिकुलर अटेंशन है वो अब से जाने लगा है, बट वर्ल्ड ओवर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो 2000 से यहाँ पे कर रहे हैं, और जो साइंटिस्ट हैं दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज सिंस 1960s 70 से आपका पर्टिकुलर इसके ऊपर पे डिस्कशन चल रहा है। 92 में तो हमने फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ही बना दिया था, बट इससे पहले से इसके बारे में बात चल रही है कि यहाँ पे एक नेचुरल क्लाइमेट चेंज तो चलता ही है, बट इस बार जो अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, यानी कि ह्यूमन इंड्यूस्ड आपका ये पर्टिकुलर क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ओके तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जोसेफ कैंडल है, और इसके दो जगह पे ऑफिस है, एक सुकूबा है एंड सियोल है, जहां पे इसका ऑफिस लोकेटेड है। ओके अब एज पर दिस रिपोर्ट इसकी फाइंडिंग्स क्या क्या है, तो अगेन नंबर्स आपके काम के नहीं है, बट एटलीस्ट आपको ट्रेंड पता होना चाहिए। जैसे कि यहां पे ये बताया गया है कि जो फॉसिल फ्यूल से CO2 एमिशंस होता है इट इज गोइंग टू बी 38 बिलियन टन्स इन 2025। तो 25 का जब पूरा दिसंबर कंप्लीट हो जाएगा, एज पर द स्टडीज की जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं उससे ये पर्टिकुलर इंक्रीज होगा, विच वुड बी इंक्रीज ऑफ 1.1%। ओके तो 1.1% से पिछले साल से 24 से कंपेयर करोगे तो ये है। अगर उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए तो वो होगा अराउंड 42.2 गीगाटन्स। ओके 42.2 गीगाटन्स आपके एब्सोल्यूट टर्म के अंदर में कितना एमिशन हम करने वाले हैं। ओके तो ये है जिसमें ये 42.2 गीगाटन्स वाला पॉइंट जो है ये आपका एलेट का क्वेश्चन बन के आ सकता है। ओके बट अभी खत्म नहीं हुआ है, और भी चीजें जो आपके काम की हैं इस बार के लिए, कि इस रिपोर्ट के अंदर में एक दो चीजें बहुत अच्छी आई हैं, विच इज कि ये देखा गया है कि जो CO2 का ग्रोथ है, मतलब आप ऐसे समझिए CO2 एमिशंस तो इंक्रीज हो रहे हैं बट इनका जो ग्रोथ रेट है किस स्पीड से इंक्रीज हो रहे हैं वो स्पीड कम हुई है, और इसके अंदर में इंडिया ने भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करा है। इंडिया का भी जो एक्सपेक्टेड राइज था नॉट जस्ट इन फ्यूचर बट इस साल में भी 25 में भी 24 से इंक्रीज तो हुआ है, बट जितना एक्सपेक्ट किया था, जितनी स्पीड से इंक्रीज करने के एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं हुआ है। ओके तो अगर हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस का गोल यहां पे अचीव करना है तो ये रिपोर्ट कहती है कि अब हम सिर्फ 170 गीगाटन्स और यहां पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अभी कितना टोटल ग्लोबल जो CO2 एमिशन है वो और कितना इंक्रीज किया जा सकता है, इट कैन बी इंक्रीज ओनली प्लस 170 गीगाटन्स। 170 गीगाटन्स अगर हमने CO2 एमिशन और कर दिया तो फिर हम ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस की लिमिट है इसको क्रॉस कर जाएंगे, और पेरिस एग्रीमेंट का जो एक आपका एम्बिशियस गोल है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। एंड एज पर दिस रिपोर्ट ये पर्टिकुलर जो एमिशन लेवल्स हैं, जिस तरह से हम रेट ऑफ इंक्रीज हमारा नेक्स्ट 4 इयर्स के अंदर में हम इस पर्टिकुलर गोल को अचीव कर लेंगे, तो पॉसिबली जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का गोल है कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इससे इंक्रीज नहीं होना चाहिए, वो गोल अब हमारे आउट ऑफ रीच हो जाएगा। ओके अब एज पर दिस रिपोर्ट, और ये कॉमन नॉलेज है वैसे कि भाई वर्ल्ड के सबसे बड़े एमिटर्स कौन है CO2 के, तो फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे US है और थर्ड पे इंडिया है। बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहां पे ये रैंकिंग्स 1 2 3 तो हैं, बट इनका जो पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन है उसमें बहुत डिफरेंस है। जैसे कि चाइना इटसेल्फ कंट्रीब्यूट्स अराउंड 1/3 CO2 एमिशंस ऑफ द वर्ल्ड, 32% एमिशंस चाइना करता है। US कितना करता है? 13% करता है। ओके बट यहां पे क्या है, चाइना इज अ पॉपुलेटेड कंट्री, US इज नॉट दैट पॉपुलेटेड कंट्री, स्टिल इट बेसिकली emits around 13% of the world CO2 emission, and at the same time India, which is the most populated country of the world, it just contributes 8% of global CO2 emission। तो ये 8% वाला डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंडिया का रैंक थर्ड हो जाएगा, तो 1 2 3 आपको याद करना पड़ेगा और 8% आपको याद करना पड़ेगा स्पेसिफिकली फॉर एलेट। ओके इसके अलावा इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स है, तो मैंने जो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट है इसको जाके स्टडी करा, और उस रिपोर्ट के अंदर में से हमें इंडिया स्पेसिफिक क्या डिटेल्स निकल के आई हैं कि भाई वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट है। इंडिया का फॉसिल CO2 एमिशन कितना है? इट इज अराउंड 3.19 गीगाटन्स इन 2024, और ये इंक्रीज होके 3.22 हो जाएगा।
विच मीन्स कि जो पर्टिकुलर इंक्रीज करा है हमने वो हमने बहुत ज्यादा नहीं करा है। और यहां पे एक अच्छी चीज ये हो रही है कि इस साल हमने जो एनर्जी पर्टिकुलर एडिशन करा है, जो हम पहले जितनी बिजली बनाते थे और अब ज्यादा बना रहे हैं, उसमें 90% प्लस कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका रिन्यूएबल सोर्सेज का है। तो हम एनर्जी के लिए इतना पर्टिकुलर खर्च नहीं कर रहे हैं। मोर ओवर, ऑल्दो वी आर अ वेरी पॉपुलर कंट्री, स्टिल वी आर अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री। और यहां पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से अगर हम पर कैपिटा एमिशन देखें कि हमारा जो टोटल एमिशन है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो ये करीब 2 टन पर ईयर आता है, जो ग्लोबल एवरेज जो है हर कंट्री का अगर एवरेज निकालते हैं तो उसका आधा है। यानी कि सारे कंट्रीज मिनिमम 4 गीगाटन पर 4 टन पर ईयर का कर रहे हैं और हम यहाँ पे करीब करीब उसका आधा ही कर रहे हैं। ओके, और 25 का एमिशन कितना से इंक्रीज होने के चांसेस हैं, तो अबाउट 1.4% से हमारा इंक्रीज हो रहा है, जो इनके पर्टिकुलर कैलकुलेशन थे उसके हिसाब से सिग्निफिकेंटली लोअर है। तो दे माइट बी एक्सपेक्टिंग 2% के अराउंड होगा, बट हम जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर वो सिर्फ 1.4% ही है। ओके, और कोल जो है वो डोमिनेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी अभी भी हमारा है ही यहाँ पे। ओके, तो ये कुछ आपके पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो इंडिया स्पेसिफिक हैं। अगेन एलेट के लिए एंड आई वुड सजेस्ट कि ठीक है क्लैट के लिए भी इस बार आप कर सको तो इन पॉइंट्स को भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो है अगेन लाइक आई सेड कि भाई हम उन पे फोकस करेंगे जो आपके पर्टिकुलर इस साल क्लैट एलेट के लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज अगर आप देखोगे तो जस्ट कांग्रेस का स्टेटमेंट कि भाई क्या इस पर्टिकुलर अटैक जो अभी दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जो पोस्ट पहलगाम में आपने एक्ट ऑफ वॉर डॉक्ट्रिन यहां पे डिक्लेयर करी थी, क्या वो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट पे भी अप्लाई हो रही है या सिर्फ वो पहलगाम के लिए थे? तो कहीं ना कहीं यहां पे समहाउ एक तरीके से क्या है, एक सटायर करने की कोशिश करी गई है, सरकास्टिक वे में। यहां पे कांग्रेस जो है वो यहां पे गवर्नमेंट से रिस्पांस निकालना चाह रहा है सो दैट उनको पॉलिटिकली घेरा जा सके। ठीक है, तो ये तो न्यूज है, बट यहां पे इन्होंने बात क्या करी है, एक्ट ऑफ वॉर डॉक्ट्रिन की। तो एक्ट ऑफ वॉर डॉक्ट्रिन क्या है, इंडिया ने कब अनाउंस करी थी, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर टॉपिक को अच्छे से करा है, आई एम श्योर क्लैट प्रेप के हर स्टूडेंट ने अच्छे से करा होगा, तो उस पर्टिकुलर ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में जीके मैराथन 1 में हमने जो 3 पॉइंट डॉक्ट्रिन है जो इंडिया ने अनाउंस करी है उसको यहां पे डिस्कस करा था। अगर ये बात अलग से करी गई है तो ये आपका क्वेश्चन बन के भी आ सकता है। ओके, तो 3 पॉइंट डॉक्ट्रिन क्या थी और यहां पे कांग्रेस को क्यों टारगेट कर रही है? सो आफ्टर पहलगाम अटैक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो पहलगाम अटैक था, ओके आई वोंट आस्क यू, पहलगाम अटैक यहां लिखा हुआ है अप्रैल 22 को, तो आप मुझे बता दीजिए ऑपरेशन सिंदूर जो था उसका फर्स्ट डे जो डेट थी वो कब इनिशिएट हुआ था, वो मुझे आप बता दीजिए। ओके, बट यहां पे जो 3 पॉइंट आपका डॉक्ट्रिन एक्ट ऑफ वॉर वाला डॉक्ट्रिन था वो क्या था? तो सिंपली अगर इसको एक लाइन में समराइज करूं तो इंडिया ने सिंपली कहा था कि हम टेरर एक्ट को भी एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, तो अगर पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व है तो हम पाकिस्तान के अगेंस्ट में भी अटैक कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे पहला क्या है, इंडिया विल रिस्पॉन्ड इट्स ऑन इट्स ओन टर्म्स। विच सिंपली मींस कि अब इंडिया सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगा, हमारे अपने अटैक होगा तो ही हम नहीं करेंगे, हम खुद से भी खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कब कहां कैसे अटैक करना है। तो हम रिएक्टिव अप्रोच से एक प्रोएक्टिव अप्रोच की तरफ मूव करेंगे। सेकेंड इज जीरो टॉलरेंस फॉर न्यूक्लियर ब्लैकमेल। तो अगर पाकिस्तान हमें थ्रेटन करता है कि अगर इंडिया हमारे अगेंस्ट में कोई कन्वेंशनल अटैक भी करता है तो हम उसके एक्सचेंज में यहाँ पे न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, तो वी डोंट केयर अबाउट वी डोंट केयर अबाउट द न्यूक्लियर ब्लैकमेल। और अगर हमें लगेगा कि वी शुड अटैक और हम पे पाकिस्तान ने यहाँ पे टेररिस्ट अटैक करा है तो हम वहां पे अटैक करेंगे। और थर्ड इज कि हम कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखेंगे बिटवीन टेररिस्ट, देयर मास्टर्स एंड स्पॉन्सर। विच सिंपली मींस कि अगर दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर में पाकिस्तान के आईएसआई का, पाकिस्तान के आर्मी का या पाकिस्तान की किसी टेररिस्ट ग्रुप का उसमें नाम आ जाता है जो लेट्स से स्टेट स्पॉन्सर्ड है, तो हम उन टेररिस्ट में उनके मास्टर्स यानी लेट्स से दैट पर्टिकुलर पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड देयर स्पॉन्सर व्हिच कैन बी एनी ऑफ द पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईएसआई, हम उनमें डिफरेंशिएट नहीं करेंगे और उन सबको एक जैसा माना जाएगा। विच मींस कि अगर दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है तो एक्ट ऑफ वॉर क्या कहेगा, एक्ट ऑफ वॉर डॉक्ट्रिन क्या कहता है कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट में रिटेलिएट कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम टेररिज्म को ही फाइट करें। तो यहां पे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो इसी पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन को बोल के इनको पुश करना चाहता है कि या तो आप ट्रैक या तो आप एक्शन लो उस पाकिस्तान के अगेंस्ट में या फिर आप अपने स्टेटमेंट से बैक ट्रैक करो कि नहीं एक्ट ऑफ वॉर डॉक्ट्रिन अब हमारी नहीं है। तो कॉर्नर करने की कोशिश करी गई है क्योंकि बीजेपी जो है वो अपने आप को या वो ये कहता है कि हम नेशनल सिक्योरिटी को लेकर सबसे ज्यादा सीरियस हैं। ओके, तो एक्ट ऑफ वॉर डॉक्ट्रिन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है ये नेक्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, बट एलेट के अंदर में रीजनिंग में आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो सिर्फ समझ लेना इस साल क्लैट में तो अब आने का चांस नहीं है इसका,
तो यहां पे क्या है, एक सीड्स बिल आया है आपका और उसका भी ड्राफ्ट सर्कुलेट हो रहा है। तो आई एम श्योर आपने जो लॉ होता है, लॉ कैसे आपका इंप्लीमेंट होता है, उसके स्टेप्स आपने पढ़े होंगे, हमने कई बार उसको डिस्कस करा है। तो अभी इसका सिर्फ ड्राफ्ट आया है सीड्स बिल का 2025 का, और इसके अंदर में क्या करा जा रहा है कि जो पर्टिकुलर सीड्स होते हैं हमारे एग्रीकल्चर में, जो हम फार्मिंग में यूज करते हैं, उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, अब उसके लिए एक नया लॉ बनाया जाएगा। ओके, और पहले भी इस टाइप की कोशिश करी गई है, बट बिकॉज ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट, बिकॉज फार्मर्स वर नॉट एग्रीइंग टू इट, तो इस टाइप का कोई बिल नहीं आ पाया है। अभी भी थोड़ा सा यहाँ पे स्केप्टिज्म है फ्रॉम द फार्मर कम्युनिटी, बट स्टिल अभी आपका सर्कुलेट हो रहा है। तो इवन इफ यू हैव एनी सजेशंस फॉर इट, यू कैन ऑल्सो गो टू द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और इसको लेके आप वहां पे अपना फीडबैक दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये सीड्स बिल जो है, ये बेसिकली हमें ये समझना है कि इसके अंदर में कौन कौन से नए प्रोविजंस आए। ओके, तो पहला प्रोविजन तो ये कि जितने भी सीड की वेराइटीज होती हैं, जो भी कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो डिफरेंट टाइप के सीड्स को प्रोड्यूस करता है, उन सबको अब रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो कंपनी तो पहले ही रजिस्टर्ड है, जो सीड की वेराइटीज आप नई नई ला रहे हो, लेट्स से कुछ इनोवेशन करके, उन सब सीड्स को आपको मैंडेटरी रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के सीड्स को बेच रहे हो, लेट्स से कि आप यहाँ पे फेक सीड्स बना के बेच रहे हो जो एक्चुअल में प्रोडक्टिव नहीं है, जो आप क्लेम कर रहे हो कि इसमें ज्यादा प्रोडक्शन होगा या इसके अंदर में ये कंटेंट है, वो कंटेंट है, अगर वो झूठा है तो इस पर्टिकुलर केस में अब आपके अगेंस्ट में एक क्रिमिनल केस भी फाइल हो सकता है और पेनल्टी के प्रोविजंस भी हैं। ओके, तो ऑल सीड वेराइटीज मस्ट बी रजिस्टर्ड बिफोर सेल। तो कौन सी सीड वेराइटीज जो इसमें एग्जेम्प्टेड है? जो फार्मर्स वेराइटीज हैं और सीड प्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सपोर्ट। तो अगर कोई कंपनी इंडिया में सीड्स मैन्युफैक्चर करती है और वो इंडिया में सेल नहीं करेगी, सिर्फ एक्सपोर्ट करेगी, तो उस पर्टिकुलर केस में रजिस्ट्रेशन नहीं रिक्वायर्ड है। और दूसरा है फार्मर्स वेराइटीज। अब फार्मर वेराइटीज क्या है? तब ऐसे समझिए कि आपके जो फार्मर्स हैं वो सिर्फ खेती नहीं करते हैं, वो भी बहुत बड़े इनोवेटर्स हैं। और वो क्या करते हैं, अलग अलग सीड्स को एक्सपेरिमेंट करके, उसको लेट्स से कभी किसी ऑर्गेनिक पर्टिकुलर फर्टिलाइजर में मिक्स करके, या फिर दो पर्टिकुलर डिफरेंट प्लांट्स के सीड को मिक्स करके एक प्लांट बनाते हैं और उस प्लांट से जो सीड्स आता है उसको वो आगे जाके ग्रो करते हैं। तो इस टाइप की जो सीड्स वेराइटीज होते हैं उनको हम फार्मर्स वेराइटीज कहते हैं। तो ये पर्टिकुलर वेराइटीज को आपको रजिस्टर नहीं करना है, बाकी को रजिस्टर करना पड़ेगा। और सिंपली सेक्शन 13 क्या कहता है? कोई भी अनरजिस्टर्ड सीड को आप सेल नहीं कर पाओगे। और ये बेसिकली लॉ इसलिए लाया गया है सो दैट कि जो आपके फेक सीड्स मार्केट में आ जाते हैं, जिससे जो पर्टिकुलर फार्मर होता है उसको बहुत बड़ा लॉस होता है, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये चीज करी गई है। नेक्स्ट इज कि जो कोई भी भाई सीड्स में अब डील करेगा, जो सीड्स को सेल करने वाला डीलर है, उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। तो आप कोई भी शॉप चलाते हो, अगर आप सीड सेल कर रहे हो तो आपको सीड सेलर के फॉर्म में रजिस्टर होना पड़ेगा। और ये किस किस पे लगता है? कोई सीड्स को सेल कर रहा है, वो स्टोर करता है, वो एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, या सीड्स की सप्लाई करता है। तो यहाँ पे देखिए मैंडेटरी सीड वेराइटीज को नहीं रजिस्टर करना है, बट अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो एज अ डीलर तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। थर्ड इज कि आपका एक स्टैंडर्ड्स बनाए गए, इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स, जिसमें जो स्टैंडर्ड्स लेट डाउन है वो सारे सीड्स को वहां पे मैच करने पड़ेंगे, तभी आप सीड्स को सेल कर पाओगे। नेक्स्ट इज सीड्स के इंपोर्ट को हमने लिबरलाइज कर दिया गया है, विच सिंपली मींस कि अभी क्या है, आपके रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप हर कोई सी सीड जो है वो आपकी इंपोर्ट नहीं हो सकती थी, अब पूरा मार्केट ओपन कर दिया जाएगा आफ्टर दिस प्रोविजन। और पीनल प्रोविजन क्या है? तो इसमें क्या है, कुछ ऑफेंसेस को मेजर ऑफेंस बोला गया है, कुछ को ट्रिवियल ऑफेंस बोला गया है। तो जो मेजर ऑफेंसेस हैं, मेजर ऑफेंसेस जैसे आपने जो अनरजिस्टर्ड सीड्स हैं उनको आप डील कर रहे हो, आप अनरजिस्टर्ड हो, या आप जो है वो फेक सीड्स बना के दे रहे हो, लोअर क्वालिटी के सीड्स बना के बेच रहे हो, तो उन सब केसेस के अंदर में आप पे 30 लाख रुपीस तक का फाइन एंड और इंप्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 इयर्स। तो दोनों प्रोविजंस हैं कि आप पे 30 लाख का फाइन और अप टू 3 ईयर का इंप्रिजनमेंट लगाया जा सकता है। फार्मर का कंसर्न क्या है कि भाई यहाँ पे हो सकता है कि जो ये लॉ है ये फेवर करना स्टार्ट कर दे उन कंपनीज को जिनको फार्मर्स वेलफेयर की बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं है, दे आर देयर फॉर जस्ट प्रॉफिट मेकिंग। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके फार्मर जो हैं दे आर नॉट फुली कन्विंस्ड कि ये जो सीड वैरायटी लॉ है आपका ये उनके लिए फेवरेबल होगा। और यहाँ पे ये है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा, तो जो फार्मर के पास में ऑप्शंस होता है कि किसी से भी जाके वो सीड्स बाय कर सकता है, लेट्स से कहीं ट्रायल फेज में भी है तो वो पर्टिकुलर अब उनके पास में ऑप्शन नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट कि कॉर्पोरेटाइजेशन का रिस्क है, तो जो आपका भी इन अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है इन चीज को लेके उसको कॉर्पोरेटाइज कर देंगे तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट होगा सीड्स का वो भी इंक्रीज होगा। एंड ऑल्सो दे आर वरी अबाउट कि ये जो पीनल प्रोविजंस हैं ये फार्मर्स के अगेंस्ट में भी यूज हो सकते हैं, चाहे वो आपका गुड इंटेंशन में ही क्यों ना हो। ओके, तो ये पर्टिकुलर कुछ फार्मर्स कंसर्न्स हैं।
नेक्स्ट पे आते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर क्लैट एलेट दिस ईयर, फॉर क्लैट एलेट नेक्स्ट ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। उसके बाद भी ये तो हमेशा का एक एवरग्रीन टॉपिक है और ये आपका लीगल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड द पर्टिकुलर कंटेक्स्ट ऑफ द न्यूज इज कि बीजेपी के एक एमएलए हैं आपके मुकुल रॉय, 2021 में यानी कि आज से 5 साल पहले 6 साल पहले 5 साल पहले ही बिकेम एमएलए ऑन अ बीजेपी टिकट। तो इन्होंने क्या है, बीजेपी के टिकट से इलेक्शन फाइट करा, इलेक्शन जीतने के बाद बीजेपी के टिकट से इन्होंने अपनी पार्टी चेंज कर ली। तो यहां पे इनके ऊपर पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा या नहीं लगेगा, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन था। ओके, और यहां पे जो स्पीकर है उसने बोला कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। तो जो पर्टिकुलर बीजेपी पार्टी है, उनके जो लीडर्स हैं, दे वेंट टू द हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने क्या बोला है कि ही इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द रेट्रोस्पेक्टिव डेट। तो उस बीच में जो भी इनके साथ में जो भी इनको पर्क्स मिले हैं वो सारे उनके रिमूव होते हैं और इनको अब 2021 से ही डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। अब इंटरेस्टिंगली 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, इनका टेन्योर उस पर्टिकुलर सीट के लिए पहले ही एंड हो चुका है, बट स्टिल यहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लगाया गया है। ओके, तो अब हम समझ लेते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। तो आई एम श्योर आप सब इसको पहले भी पढ़ चुके हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 शेड्यूल है, 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने 10 शेड्यूल ऐड करा था, जो किसको इंट्रोड्यूस करा, जिसने एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस करा। और ये क्या बताता है, ये ग्राउंड्स बताता है जिस बेसिस पे आपके लेजिस्लेटर्स को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है फॉर डिफेक्शन। और ये सिर्फ सेंटर पे नहीं लगता, सिर्फ स्टेट पे लगता, ये दोनों ही उस पे लगता है। कहां नहीं लगता, पंचायत में, म्युनिसिपैलिटीज में, वहां नहीं लगता है। सेंटर और स्टेट में आपके जो लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहां पे ये पर्टिकुलर लगता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किन बेसिस पे आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, क्या वो पर्टिकुलर एक्सटेंट है, क्या एक्ट करे कोई एमपी एमएलए की उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो भाई पहला तो है कि अगर वो वॉलंटरीली अपनी पार्टी की, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ देता है जिस पर्टिकुलर पार्टी से उसने इलेक्शन लड़ा था और वो जीता था। ओके, अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे लिखा है कि आपको अपने पार्टी की मेंबरशिप छोड़नी है। इसका मतलब यह है कि अगर ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये बीजेपी को छोड़ते हैं और टीएमसी को ज्वाइन करते हैं, टीएमसी को ज्वाइन भी नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, तो भी ही इज डिस्क्वालीफाइड। ओके, तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका किसी और पार्टी को ज्वाइन करना रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपने स्व इच्छा से, अपनी खुद से आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ा है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में आपको यहां पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर आपको पार्टी ने निकाल दिया है, तो पार्टी ने अगर निकाला है तो फिर वो वॉलंटरी नहीं हुआ है, आपको फोर्स किया गया है पार्टी को छोड़ने के लिए, तो इस पर्टिकुलर केस में आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। ओके, बट इसमें थोड़ा सा ये कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है, मैंने ये तो बोल दिया, अब वो ये नहीं सोच रहे कि मान लो कि ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज कर रहा था और इस वजह से उसको करा है, तो उसके बाद में भी इसे एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, बट नॉट फॉर वॉलंटरी गिविंग अप द मेंबरशिप। तो ग्राउंड बदल जाएगा, जो एक और ग्राउंड है, बट यहां पे क्या हो जाएगा, उसको फिर भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कि अगर वो पार्लियामेंट में अगर एमपी है और लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर एमएलए है और वहां पे वो अपने पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाके वोट करता है या वोट नहीं करता है, तो उस पर्टिकुलर केस में भी इट इज अ फिट केस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। और कब होता है कि भाई इलेक्शंस के बाद कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली इसने, अगर वो कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, वो किसी भी बीजेपी, कांग्रेस कहीं से बिलोंग नहीं करता, उसने खुद का हाथ का चिन्ह तो नहीं हो सकता, लेट्स से पेन का चिन्ह उसने यूज करा था और उसने इलेक्शन जीत लिया और उसके बाद में कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ओके, और पांचवा है अगर कोई नॉमिनेट मेंबर है, जैसे राज्यसभा के अंदर में नॉमिनेट मेंबर्स होते हैं, तो यू टेल मी राज्यसभा में कितने नॉमिनेट मेंबर्स होते हैं और उनको नॉमिनेट कौन करता है। सिमिलरली अगर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसके अंदर में भी जो नॉमिनेट मेंबर्स होते हैं तो उनके पास में राइट होता है कि वो 6 महीने तक तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, बट 6 महीने के बाद अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे आपको ये समझना है कि पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना और गवर्नमेंट का पार्ट बनने में फर्क होता है। तो यहां पे इंडिपेंडेंट मेंबर या नॉमिनेटेड मेंबर को अगर 6 महीने के बाद, जैसे नॉमिनेट मेंबर को या इंडिपेंडेंट मेंबर को इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट में कोई मिनिस्टर बनाया जाता है,
तो उस बेसिस पे वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं, बिकॉज अभी भी वो क्या है, वो एक अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी को या अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेचर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करा है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि लेट्स से कि कोई एक्स पार्टी का पर्सन है और उसने इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीता, अब बीजेपी ने क्या करा, उसे मिनिस्टर बना दिया, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, बिकॉज उसने पार्टी नहीं ज्वाइन करी है, उसने गवर्नमेंट को ज्वाइन करा है। रिमेंबर, बीजेपी पार्टी, बीजेपी की गवर्नमेंट में दोनों में डिफरेंस है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो वो डिसीजन कौन लेगा, तो ये बिकॉज पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं और यहां पे लेजिस्लेचर बॉडीज इन्वॉल्व हैं, तो जो डिसीजन होता है वो जो हाउस के पर्टिकुलर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, विच सिंपली मींस लोकसभा और राज्यसभा के अंदर में आपका जो स्पीकर होता है लोकसभा में और जो चेयरमैन होता है आपका राज्यसभा का, एंड आई होप यू नो चेयरमैन कौन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि भाई हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो वो डिसाइड करता है। और सिमिलरली स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उसका पर्टिकुलर जो चेयरमैन होगा वो यहां पे डिसाइड करेगा। एक और क्वेश्चन मुझे पूछना है आपसे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंडिया के अंदर में कुछ ही स्टेट्स हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करती है। व्हाई आई वांट यू टू राइट इट, बिकॉज मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, तो बहुत बार मैंने देखा है लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी भी स्टूडेंट्स गलत लिख देते हैं, तो क्योंकि एक दो क्या कुछ चेंज हुआ है 2019 के बाद में, आई थिंक आपको हिंट भी मिल गया होगा। तो यहां पे मुझे बताइए कि कितने स्टेट्स में आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल है और वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं। ओके, और अगर यहां पे स्पीकर और जो है अगर वो डिस्क्वालीफाई करते हैं नहीं करते हैं तो क्या उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो देखिए जो आपका 10th शेड्यूल है वो वैसे तो ये क्लियरली बोलता है कि इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, बट अगर आपको पता है कि भाई केशवानंद भारती का केस है जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन दी गई थी, ओके, और उस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जुडिशियल रिव्यू जो होता है कि कोई भी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का जो एक्ट है उसको जुडिशरी क्रॉस चेक कर सकता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक कर सकता है। इस पर्टिकुलर चीज को बेसिक फीचर का पार्ट बता दिया था, विच मींस कि पार्लियामेंट बाय लॉ या एग्जीक्यूटिव बाय सम एक्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर को यहां पे आपका रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है, विच मींस कि जो स्पीकर का डिसीजन होता है दैट इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। तो कौन सा वो केस है अभी हम वो भी देखेंगे, बट यहां पे अगर स्पीकर के डिसीजन से कोई इश्यू है तो उसको जुडिशियली रिव्यू करा जा सकता है। जैसे कि मुकुल रॉय का जो ये पर्टिकुलर केस है, इसमें स्पीकर ने बोला कि ये जो पर्टिकुलर केस है इसमें कोई भी ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं होते हैं, तो ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। बट कलकत्ता हाई कोर्ट ने यहां पे क्या डिसाइड करा है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये डिफेक्शन में इन्होंने डिफेक्शन करा है एंड ही इज डिस्क्वालिफाइड रेट्रोस्पेक्टिवली स्टार्टिंग फ्रॉम 2021, तो जून 11 से इनको 2021 से इनको डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। ओके, अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट एक केस आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा केस है जिसके अंदर में आपका जो स्पीकर का डिसीजन है उसको जुडिशियली रिव्यूएबल बताया गया था। तो वो बहुत फेमस केस है कीहोतो होलोहन वर्सेस जसीलू। तो ये पर्टिकुलर केस अरुणाचल प्रदेश के स्पीकर और वहां के एमएलए का है, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो स्पीकर का डिसीजन होता है दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट हो जाएगा। इसके अलावा मैं 2 जजमेंट और आपको बता रहा हूं। जजमेंट्स के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उनका जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल है उसमें से क्या बताया गया वो इंपॉर्टेंट है। तो निबाम रेबिया केस है 2016 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई अगर स्पीकर के अगेंस्ट में ही रिमूवल का मोशन चल रहा है, तो जो खुद स्पीकर अभी आपके कस्टडी के अंदर, कस्टडी इन द सेंस जो खुद जिसका खुद का ऑफिस क्वेश्चनेबल है, वो डिफेक्शन पेटिशंस को यहां पे एडजुडिकेट नहीं कर सकता है। जो स्पीकर जो खुद ही शायद आगे जाके पार्लियामेंट का या अपने असेंबली का पार्ट नहीं बने, अगर वो डिसाइड कर रहा है डिफेक्शन को लेके, सो दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। तो इस पर्टिकुलर केस में ये एक अलग रूलिंग आई थी और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इसको अच्छे से समझ लेना जो मैं बता रहा हूं यहां पे। केशव मेघचंद्र केस करके 2020 का केस है ये आपका, और इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर पे लाइट पुट करी, विच इज कि यहां पर भी जैसे प्रेसिडेंट गवर्नर का ऑफिस होता है, यहां पर भी स्पीकर को कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि अगर उसके पास में कोई डिफेक्शन की पेटिशन है तो उसे कितने टाइम पे करना है। और आप समझ गए होंगे कि इसको मिसयूज कैसे किया जाता है। अब यूजुअली ये होता है कि बहुत सारे जो डिफेक्टिंग एमएलए या एमपीज होते हैं वो जो रूलिंग पार्टी होती है उसी को ज्वाइन करते हैं, और वी नो दिस, रूलिंग पार्टी उसी की बनती है जिसकी मेजॉरिटी होती है, जिसकी मेजॉरिटी होती है उसी का स्पीकर या चेयरमैन बनाया जाता है। तो बिकॉज यहां पे डिफेक्टिंग एमएलएस उसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं जिससे स्पीकर बिलोंग करता है या करता था, इसलिए स्पीकर उस केस में क्या करता है, अननेसेसरी का डिले करता है। तो यहां पे जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है उसकी पेटिशन पेंडिंग रहती है और वो कई बार 3 साल 4 साल तक भी कर सकता है। जैसे कि अगेन
मुकुल रॉय के केस में देख लीजिए 21 में इन्होंने बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन करा। तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, स्पीकर तृणमूल कांग्रेस का ही था, तो उसने इनको डिस्क्वालीफाइड ही नहीं माना। तो फाइनली आज 5 साल बाद जाके जब इनका टेन्योर ही कंप्लीट हो गया है, उस टाइम पे उन्होंने जाके क्या करा है, यहाँ पे हाई कोर्ट ने अब डिसीजन दिया है। तो उसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन या इस पर्टिकुलर जो 10 शेड्यूल है उसका जो पर्टिकुलर गोल है वो ही डिफीट हो चुका है। ओके, एनीवे, तो यहाँ पे जो जुडिशियल रिव्यू है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि स्पीकर को यहाँ पे पेटिशन को रीजनेबल टाइम के अंदर में आपका डिस्पोज करना है। ओके, रीजनेबल टाइम में करना है, आइडियली विद इन 3 मंथ्स। ओके, आइडियली विद इन 3 मंथ्स। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे बता रहा हूं, इस साल क्या है, हमने ये पढ़ा है कि प्रेसिडेंट नहीं, गवर्नर जो है, गवर्नर के पास जब कोई बिल आता है तो उस बिल को अगर वो अगेंस्ट आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के अगेंस्ट में उसको अगर कुछ और करना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, तो उसका डिसीजन उसे 3 मंथ्स के अंदर में लेना है। ओके, 3 मंथ्स के अंदर में लेना है। और स्टेट बिल अगर प्रेसिडेंट के पास भी जाता है तो प्रेसिडेंट के ऊपर भी 3 मंथ्स का टाइम लिमिट लगाया गया है। ठीक है, बट इस पर्टिकुलर केस के अंदर में स्पीकर के ऊपर पे कोई टाइम लिमिट 3 मंथ्स का नहीं लगाया गया है। तो ये आप गलती मत करिए ना, प्लीज इसको अच्छे से ध्यान रख लो, क्लैट एलेट के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पीकर जब एंटी डिफेक्शन लॉ में कोई डिसीजन लेता है तो उसको एज पर दिस जजमेंट रीजनेबल टाइम के अंदर में डिसीजन लेना है, जो आइडियली विद इन 3 मंथ्स होना चाहिए, विच मींस इट इज नॉट बाइंडिंग। 3 मंथ्स की टाइम लिमिट जो है वो बाइंडिंग नहीं है। बहुत बार स्टूडेंट क्या होता है, इस लाइन को पढ़ लेते हैं, दे थिंक कि भाई 3 मंथ्स में ये भी डिसाइड करना है, बट दैट इज नॉट ट्रू। और ये हमें डिफरेंशिएशन इसलिए भी जरूरी है बिकॉज गवर्नर के केस में तो यहाँ पे जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है उसने 3 मंथ्स की टाइम लिमिट लगाई है। तो दोनों केसेस में डिफरेंस है, तो प्लीज इसको भी आप कहीं पे नोट डाउन कर लेना। ओके, और स्टार मार्क कर लेना। ओके, एक और पे आते हैं। तो हम ये न्यूज पहले भी कवर कर चुके हैं बिकॉज आपके डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उनका जो पर्टिकुलर बिल होता है, बजट होता है, उसको पास नहीं किया गया था, तो वो उसको साइन नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे फाइनली जो यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन है वो एंड हो गया है। तो इसका अगर मैं कंटेक्स्ट बताऊं तो आपको पता होगा इंडिया के अंदर में भी हमें बजट पास करना होता है। तो गवर्नमेंट को अगर कोई भी पैसा खर्च करना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो उसके लिए पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। और अगर पार्लियामेंट ने परमिशन नहीं दी तो यहां पे गवर्नमेंट भी कोई खर्चा नहीं कर सकती है। सिमिलरली जो यूएस है, यूएस के अंदर में भी जो वहां की पार्लियामेंट है जिसको यूएस कांग्रेस कहा जाता है। ओके, वहां की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, यूएस कांग्रेस कहते हैं। ओके, या मुझे कहना चाहिए जो वहां की लेजिस्लेटिव बॉडी उसको कांग्रेस कहते हैं, यहाँ की लेजिस्लेटिव बॉडी को पार्लियामेंट कहते हैं। तो वहां की यूएस कांग्रेस को भी हर साल बजट पास करना होता है। और अगर यूएस कांग्रेस ने बजट पास नहीं करा तो जो यूएस गवर्नमेंट है वो भी कोई पर्टिकुलर काम नहीं कर सकती है, और इसी को ही क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट शटडाउन। और इस बार का गवर्नमेंट शटडाउन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूएस का ये सबसे लॉन्गेस्ट शटडाउन है, 43 डेज का ये पर्टिकुलर शटडाउन हुआ है। ओके, तो यूएस की गवर्नमेंट को बिल्कुल बंद पड़ी थी 43 डेज के लिए। यस, उसके अंदर में जो एसेंशियल सर्विस होती हैं उन एम्प्लॉयज को काम पे तो आना पड़ता है, बट उनको सैलरी नहीं मिलती, तो दे आर बाउंड बाय लॉ। अगर वो एसेंशियल सर्विस में है तो उनको काम करना पड़ेगा और उनको सैलरी भी नहीं मिलेगी। हाउएवर वहां पे लॉ इस टाइप से है कि भाई जब भी वापस से गवर्नमेंट रीओपन होती है तो उनको कंपनसेट किया जाएगा, उनको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। बट इन एनी केस जब एसेंशियल सर्विस वाले अगर लोग हैं तो आप जब शटडाउन है उस टाइम में आपको सैलरीज नहीं यहाँ पे होंगी। तो यहाँ पे यूएस कांग्रेस ने भी पास नहीं करा था, तो 43 डेज के स्टेलमेट के बाद यहाँ पे फाइनली वो बिल पास हो गया और अब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा, उसको साइन कर दिया, तो वापस से गवर्नमेंट है वो रीओपन हो चुकी है। ठीक है, तो सिमिलर ही इंडिया के अंदर में है। यूएस कांग्रेस जो है, जैसे इंडिया के अंदर में पार्लियामेंट में 2 हाउस है, लोकसभा राज्यसभा, वहां पर भी 2 हाउसेज हैं, एक लोअर हाउस है एक अपर हाउस है। तो आप मुझे एक काम करिए, जो लोअर हाउस है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अपर हाउस है, इन दोनों के नाम बता दीजिए, इन दोनों के नाम बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर में। ओके, अब अगर हम हिस्ट्री देखते हैं गवर्नमेंट शटडाउन्स की यूएस के अंदर में, तो ये पर्टिकुलर 11th, दिस वाज द 11th टाइम कि आपका ये शटडाउन हुआ है। तो 1976 से क्या था, ये बजट का प्रोसेस, करंट बजट प्रोसेस जो है 76 में स्टार्ट हुआ था और तब से लेके अब तक आपका 11 टाइम्स हो चुका है जब आपका बजट, आपका जो पर्टिकुलर यूएस गवर्नमेंट है उसका शटडाउन हुआ हो। ओके, तो कुछ अगर एग्जांपल दूं मैं आपको कि भाई इससे पहले कौन से थे, अगेन याद नहीं करने हैं कोई, तो जैसे एक आपका 1819 का था जो इससे पहले सबसे लॉन्गेस्ट था, 35 डेज का था, ये भी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे ही था। तो ही वांटेड कि मैं यूएस और मैक्सिको के बीच में एक वॉल क्रिएट
करना चाहता हूं, जो बहुत सारे जो डेमोक्रेट्स यही कह रहे थे अपोजिशन वाले कि भाई इट्स अ यूजलेस प्रपोजल, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, और इस तरीके से आप जो इमिग्रेशन है उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं। बट इन एनी केस तब सबसे बड़ा शटडाउन वो चल रहा था, और अब इस शटडाउन ने क्या करा, उस शटडाउन को भी यहाँ पे लॉन्गेस्ट के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया है। एक शटडाउन 95 से 96 में 2 शटडाउन हुए थे बिल क्लिंटन के टेन्योर के अंदर में, और 2013 के अंदर में 16 डेज का एक शटडाउन हुआ था बराक ओबामा के अंदर में। ओके, तो बस आपको इसके अंदर में तो यही पॉइंटर्स हैं जो करने हैं। इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज शटडाउन 43 डेज पहले हुआ था, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। तो एक और रिपोर्ट आई है इंटरनेट फ्रीडम 2025 करके। अगेन एलेट के लिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसमें बहुत अच्छे अच्छे वन लाइनर्स आते हैं। तो देखिए, एक पर्टिकुलर एनजीओ है जिसका नाम है फ्रीडम हाउस। तो ये एक एनजीओ है फ्रीडम हाउस, जिसकी एक रिपोर्ट आती है हर साल, फ्रीडम ऑन द नेट 2025 रिपोर्ट। ओके, फ्रीडम ऑन द नेट 2025 रिपोर्ट, और हर बार का टाइटल अलग होता है, बट बेसिकली उसे बोला जाता है फ्रीडम ऑन द नेट 25 रिपोर्ट। और एज पर दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट की ये फाइंडिंग्स हैं कि जो ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम है कि भाई इंटरनेट पे हमें सर्च करने की, कुछ वॉच करने की या कोई इंफॉर्मेशन शेयर करने की जो पर्टिकुलर फ्रीडम है, उसमें देयर हैज बीन अ डिक्लाइन। और यहाँ पे अगर आप इसकी हेडिंग भी देखोगे कि जो अदरवाइज डेमोक्रेटिक कंट्री मानी जाती हैं, लिबरल कंट्रीज मानी जाती हैं लाइक यूएस एंड जर्मनी, वहां पे इंटरनेट फ्रीडम डिक्लाइन हुआ है। सो इट्स अ शॉकिंग फॉर द शॉकिंगली इसके ऊपर पे इन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया, फ्रीडम हाउस ने भी, कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं आपकी, जो अदरवाइज लिबरल वैल्यूज के लिए जानी जाती है, वहां पर भी जो इंटरनेट फ्रीडम है वो वहां पे कम हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो फाइंडिंग्स हम एक बार उनको देख लेते हैं कि भाई इसमें इन्होंने बोला 72 कंट्रीज को इन्होंने यहाँ पे उसमें इन्होंने स्टडीज करी थी, और 28 के अंदर में जो है वो डिटोरेट हुआ है, बाकियों के अंदर में या तो वो वहीं पर है या उसमें इंक्रीज हुआ है, और ये एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस डिक्लाइन है। तो बहुत सालों से आपका डिक्लाइन ही होता जा रहा है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यही होते हैं कि भाई बेस्ट कंट्री कौन सी, वर्स्ट कौन सी, और इंडिया कहां पे है। तो वर्स्ट परफॉर्मर है चाइना एंड म्यांमार, दोनों का स्कोर बराबर है। इन दोनों में एक चूज करना है तो चाइना होगा, अदरवाइज चाइना और म्यांमार सबसे लोएस्ट रैंकिंग है। बेस्ट परफॉर्मर है आइसलैंड, जो इस पर्टिकुलर इंडेक्स में रैंक 1 है, और उसको 98 आउट ऑफ 100 स्कोर मिला है, तो वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस। इसके अलावा कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा डिक्लाइन देखा है, तो सबसे ज्यादा जो डिक्लाइन हुआ है वो केन्या के अंदर में, सबसे ज्यादा डिक्लाइन का है केन्या के अंदर में। और अगेन फ्री कंट्रीज देखते हैं तो उसके अंदर में जर्मनी और यूएस है। ओके, अब ये फ्री कंट्रीज क्या है, तो ये जो पर्टिकुलर आपका ये जो इंडेक्स है, ये कंट्रीज को 3 कैटेगरीज में भी डिवाइड करता है। एक तो है फ्री, ठीक है, एक है आपका अनफ्री या अनफ्री की जगह नॉट फ्री, और एक है पार्शियली फ्री। ओके, तो चाइना म्यांमार जो है वो नॉट फ्री कंट्रीज में आते हैं। आपका जो आइसलैंड है जो 1 पे है वो आपका इसमें आता है। यूएस जर्मनी भी आपके फ्री कंट्रीज में ही आते हैं, बट उसमें डिक्लाइन है। बट इंडिया जो है वो पार्शियली फ्री कैटेगरी में आता है। पार्शियली क्या, पार्टली फ्री। ओके, तो पार्टली फ्री में आता है। और इंडिया की जो ये फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट है, इसमें इंडिया की रैंक है 51st। ओके, 2 अलग अलग इंडेक्स होते हैं अगर आप इसमें पढ़ोगे, बट हमारे काम का क्या है, फ्रीडम जो आपका ये फ्रीडम ऑफ द नेट, फ्रीडम ऑन द नेट जो पर्टिकुलर इंडेक्स है, उसमें इंडिया की रैंकिंग आई है 51, और उसका क्या रीजन है वो भी यहाँ पे गिवन है आपका। ठीक है, अब यहां तो मैंने आपको इसकी रैंक बता दी, आप मुझे एक रैंक बताइए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन उसे पब्लिश करता है, और उसमें इंडिया की रैंक क्या है। इफ पॉसिबल रैंक 1 बता दीजिए और रैंक लास्ट बता दीजिए उस इंडेक्स की, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ट्राई करिएगा आप जो यहां पे टाइप कर रहे हो वो बिना उसको चेक करे वहां पे करें, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको वहां पे लिखें, सो दैट आप ये देख पाएं कि आपको कितना रिकॉल आप कर पा रहे हो, आपको याद है या नहीं है। ओके, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मैंने आपसे पूछा है। नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट इंडियन एक्सप्रेस की कुछ न्यूज देख लेते हैं। तो एक केस है जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर में जो फाइट किया गया, और उस पर्टिकुलर केस के अंदर में इंडियन एक्सप्रेस जिस न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट आई है उसके फेवर में जजमेंट आया है। तो एक न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस और एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है न्यू इंडियन एक्सप्रेस। अब देखिए यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि जो एक कॉमन पर्सन है जो लेट्स से न्यूज़पेपर रीड नहीं करता है, आई एम श्योर आप तो इसमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे, बट स्टिल कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई ये अलग न्यूज़पेपर है या सेम न्यूज़पेपर
न्यूज़पेपर है, या लेट्स से दोनों ही न्यूज़पेपर सेम ग्रुप के हैं, अलग अलग नाम से अलग अलग एरियाज में आते हैं। ओके, तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जो दोनों न्यूज़पेपर हैं, ये दोनों के दोनों न्यूज़पेपर बिल्कुल अलग हैं, दोनों के जो ग्रुप्स हैं, जो मीडिया हाउसेज हैं, वो अलग हैं। और यहाँ पे जो केस हुआ है वो इसी पर्पज से हुआ है कि इंडियन एक्सप्रेस ने न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अगेंस्ट में केस फाइल करा है कि इसका जो नाम है और जिस तरीके से अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है, उससे जो ट्रेडमार्क है इंडियन एक्सप्रेस का, वो यहाँ पे वायलेट हो रहा है। ओके, तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर कंटेक्स्ट को समझ लेंगे, उससे क्या होगा, आपके लीगल में जो ट्रेडमार्क का क्वेश्चन आता है अगर इस चीजों को लेके, तो कुछ चीजें आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी कि कैसे इंप्लीमेंट होता है। ओके, तो इस न्यूज के कंटेक्स्ट में जाते हैं। पहले देखिए, ये जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस है, ये साउथ के अंदर में एक न्यूज़पेपर चलता आ रहा था, और आपका जो इंडियन एक्सप्रेस है तो बहुत पुराना न्यूज़पेपर 1932 का, और ये आपका ऑल इंडिया आपका पब्लिश होता था, बट इसका जो पर्टिकुलर सर्कुलेशन था, इट वाज मोर टू इन द नॉर्थ इंडिया, दिल्ली से पब्लिश होता था तो वहां होता था। तो 1995 के अंदर में दोनों जो पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं, ये दोनों बैठे और इन्होंने एक सेटलमेंट करा। ओके, इन्होंने सेटलमेंट क्या करा कि जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप है, बिकॉज साउथ में इसका सर्कुलेशन है और वहां इंडियन एक्सप्रेस का सर्कुलेशन इतना नहीं था, और ऑल्दो न्यू इंडियन एक्सप्रेस बाद में आए, बट स्टिल इट हैज इट्स ओन रेप्यूटेशन, तो ये अपने आप को लिमिट करेगा कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पौंडीचेरी, इनाम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप। यानी बेसिकली आप देख सकते हो कि जो साउथ इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, न्यू इंडियन एक्सप्रेस वहीं पर ही अपना सर्कुलेशन करेगा। एट द सेम टाइम जो इंडियन एक्सप्रेस है, जो इट इज विच इज पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया, इसके ऊपर पे कोई कंडीशन नहीं है। तो साउथ के इन स्टेट्स के अंदर में इंडियन एक्सप्रेस अलग से पब्लिश हो सकता है और न्यू इंडियन एक्सप्रेस भी पब्लिश हो सकता है, बट इन स्टेट्स के अलावा जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस है उसका सर्कुलेशन नहीं हो सकता है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो ये सेटलमेंट 95 में हुआ, इसको मद्रास हाईकोर्ट में ले जाया गया, और मद्रास हाईकोर्ट ने क्या करा, इसको कोर्ट की डिक्री में कन्वर्ट कर दिया, विच मींस अब ये जो मेमोरेंडम सेटलमेंट है, इट जस्ट लाइक अ लीगल ऑर्डर। तो अगर इसको कोई वायलेट करेगा तो उसके लीगल रिपरकशंस होंगे। ओके, तो यहां पे ये सेटलमेंट हुआ था। 2005 में इन्होंने एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट करा, और वापस से ये जो इन्होंने एग्रीमेंट करा था, इसको वापस से रीअफर्म कर दिया कि यस, अभी भी यही टेरिटोरियल लिमिट्स लगेंगी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस है उसने धीरे धीरे अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करी, और इस वजह से जो आपका जो इंडियन एक्सप्रेस है उसने इसको कोर्ट में चैलेंज करा, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर में, बिकॉज महाराष्ट्र के अंदर में जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या करा है कि भाई जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस है उसको यहाँ पे गिल्टी माना है फॉर वायलेशन ऑफ ट्रेडमार्क ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीज समझनी है कि भाई अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो क्या वायलेशन होता है, और लेट्स से कि इंडियन एक्सप्रेस ने कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराया। आई होप यू आर अवेयर कि मेरे को अगर कोई अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क कराना है, कोई और उस नाम को यूज ना करे या उस बैनर को यूज ना करे, तो मुझे उसको रजिस्टर कराना होता है। बट व्हाट इफ कि आई एम अ वेरी नोन कंपनी और मेरा ट्रेडमार्क नहीं है, क्या उसमें भी मेरे पास कोई रेमेडी है? सो आंसर इज यस, दोनों ही रेमेडीज हैं। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर कोर्ट है उसने क्या बोला कि जो इंडियन एक्सप्रेस है, प्लेंटिफ इज द इंडियन एक्सप्रेस, उसका जो पर्टिकुलर ट्रेडमार्क है वो उसका एब्सोल्यूट ओनर है, और यस वहां पे उसकी बहुत अच्छी गुडविल है जो 1932 से है। एट द सेम टाइम जो डिफेंडेंट है न्यू इंडियन एक्सप्रेस है, उसका इस पर्टिकुलर न्यू इंडियन एक्सप्रेस नाम पर भी कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं है, और उसका जो पर्टिकुलर राइट है वो एक लिमिटेड स्पेस में ऑन द बेस ऑफ मेमोरेंडम सेटलमेंट ही वो उसको यूज कर सकता है। तो अगर न्यू इंडियन एक्सप्रेस अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता है, सो इट कैन नॉट एक्सपेंड इन दोज टेरिटरीज जहां पे इंडियन एक्सप्रेस को एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क करा हुआ है, और जो आउटसाइड दोज टेरिटरीज है जो उन्होंने एग्री करा था इन द मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट। ओके, तो ये यहां पे कोर्ट ने डिसाइड करा। अब देखिए यहां पे कोर्ट ने ये बोला कि ये जो पर्टिकुलर ट्रेडमार्क का वायलेशन है ये स्टैट्यूटरी रॉन्ग भी है, तो यहां पे ट्रेडमार्क का इंफ्रिंजमेंट भी हो रहा है, बिकॉज मेमोरेंडम सेटलमेंट के बेसिस पे उसको एक कोर्ट डिग्री में कन्वर्ट किया था, तो लीगल इंफ्रिंजमेंट भी है ट्रेडमार्क का। बट एट द सेम टाइम यहां पे एक कॉमन लॉ की रेमेडी भी है जो मिलती है आपको पासिंग ऑफ में। अब ये पासिंग ऑफ क्या होता है? मैं आपको जो बता रहा था कि भाई अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करा है और आप एक रेप्यूटेड ब्रांड हो, आपकी गुडविल है, तो उस पर्टिकुलर केस में भी आपके पास में रेमेडी होती है जो कॉमन लॉ के अंदर में होती है, टॉर्ट वाली रेमेडी होती है, विच इज कि आप लीगल एक्शन ले सकते हो अगर कोई पर्टिकुलर बिजनेस आपके गुडविल को यहाँ पे मिसयूज कर रहा है या अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहा है जिससे आपको लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे न्यू इंडियन एक्सप्रेस बाय यूजिंग द गुडविल ऑफ इंडियन एक्सप्रेस को या तो लॉस कर रहा है या
खुद यहाँ पे आपका बेनिफिट कमा रहा है जो बैड फेथ के अंदर में। और इस पर्टिकुलर केस के अंदर में आपको यहाँ पे रेमेडी जो है उसको जो पर्टिकुलर उसका जो इंजंक्शन है वो मिल जाएगा और आप इस टाइप के पर्टिकुलर न्यूज़पेपर्स को या ऐसे बिजनेसेस को आप वहां पे बंद करवा सकते हो। ओके, तो उसका बेसिस क्या होता है कि अगर कंज्यूमर कंफ्यूज हो सकता है नामों के बीच में, एंड इट इज बट ऑब्वियस कि भाई दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। जब मैंने आज से 5-6 साल 10 साल पहले न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ा था तो आई थॉट कि इन्हीं का कोई एडिशन है या इन्होंने अपना शायद नाम चेंज करा होगा। तो अब ये चीज बाद में मुझे भी क्लियर हो कि नहीं, ये न्यूज़पेपर अलग है और ये न्यूज़पेपर अलग है। ओके, तो ये पर्टिकुलर चीज पासिंग ऑफ की रेमेडी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रेमेडी होती है जो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क में तो है ही, अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क में भी आपको मिल सकती है। इट्स अ सिविल रेमेडी। ओके, इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ केसेस बताऊं तो एक याहू वर्सेस आकाश अरोरा का केस है जिसके अंदर में बोला कि अगर सिमिलरली डिसेप्टिवली सिमिलर डोमेन नेम हो तो एक तो ये समझिए कि भाई सिर्फ मेरी कोई दुकान का नाम या फिजिकल प्रेजेंस का रिक्वायरमेंट नहीं है, जो डोमेन नेम होते हैं, वेबसाइट नेम होते हैं, अगर वो भी याहू, जैसे याहू ने इसमें केस फाइल करा, सिमिलर डिसेप्टिव नेम होगा तो वो भी क्या होगा, ट्रेडमार्क का वायलेशन होगा, पासिंग ऑफ का वायलेशन हो जाएगा। एक ही पर्टिकुलर केस है एनआर डोंगरे वर्सेस व्हर्लपूल, 96 का केस है। 96 तक व्हर्लपूल जो था वो इंडिया में नहीं था, तो यहां पे ये बोला कि भाई अगर कोई पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज्ड ट्रेडमार्क है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में भी आप उसकी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हो इफ इट्स अ वेल नोन ब्रांड। सिमिलरली सत्यम इन्फोवे वर्सेस सिफी नेट सॉल्यूशंस है, इसमें बोला, इसमें ये क्लैरिफाई किया कि डोमेन नेम के ऊपर भी आपका ये पर्टिकुलर लॉ अप्लाई होता है। फिर आईटीसी वर्सेस फिलिप मॉरिस है जिसके अंदर में ये चीज बोला कि अगर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी दे रहे हो बट सेम नेम से, जैसे एग्जांपल के लिए कि एग्जाम्पल के लिए टाटा जो है वो लेट्स से आपके शूज नहीं बनाता है, तो क्या मैं टाटा नाम से टाटा शूज करके ब्रांड स्टार्ट कर सकता हूं? तो आंसर भी नो, क्योंकि टाटा एक वेल नोन ब्रांड है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में आप उसके नाम को यूज नहीं कर सकते हो चाहे प्रोडक्ट डिफरेंट भी हो। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं। और लॉ कौन से, ट्रेडमार्क्स एक्ट है 99 का, उसके 2 सेक्शंस हैं जिसके अंदर में ट्रेडमार्क के राइट्स प्रोवाइड करे गए। सेक्शन आपको याद नहीं करने, ये टॉपिक आपके समझने का ज्यादा था, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे झारखंड की गवर्नमेंट को बोला है कि जो सारानाडा फॉरेस्ट है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करा जाए। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंसेप्ट बीइंग कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को, किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया को मुझे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व या कंजर्वेशन रिजर्व यहाँ पे नोटिफाई करना हो तो वो पावर किसके पास होती है? तो बहुत सिंपल आपके लिए याद करना, एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, चाहे नेशनल पार्क हो, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, चाहे कम्युनिटी रिजर्व हो, चाहे कंजर्वेशन रिजर्व हो, उसमें इट इज द स्टेट गवर्नमेंट जिसके पास में ये पावर दी गई है। ओके, तो यहां पे भी जो शरंदा फॉरेस्ट है जो एक गेम सेंचुरी डिक्लेयर था बिफोर इंडिपेंडेंस, इसको यहां पे 68 में, सॉरी आफ्टर इंडिपेंडेंस 1968 में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसको आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करना है और यहां पे अब झारखंड गवर्नमेंट को यहां पे इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये पावर सेंटर के पास नहीं होती है, किसी अथॉरिटी के पास नहीं होती, मिनिस्ट्री के पास नहीं होती है, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। तो बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो उसको ये चीज करनी पड़ेगी। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए वन लाइनर बन जाएगा या एक प्रॉपर आपका ये टॉपिक भी आ सकता है क्लैट के अंदर में, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, फाइनली एक और वन लाइनर आपको दे रहा हूं मैं एलेट के लिए इस साल के और अगले साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि यूएस जो है, यूएस जैसे हमारे यहाँ पे मिंटिंग आपकी मशीन्स होती हैं, मिंट्स होता है, मिंट ही बोला जाता है जो ऑफिसेज होते हैं जहां पे इनको कॉइन्स को बनाया जाता है। तो यूएस के अंदर में जो सबसे छोटा कॉइन होता है उसको बोला जाता है पेनी। ओके, वैसे पेनी इसका नॉर्मल नेम है, रेगुलर नेम है, एक्चुअल में जो इसका ऑफिशियल नेम है, ऑफिशियली इसको बोला जाता है 1 सेंट। ओके, और $1 जो है उसमें 100 सेंट होते हैं। ओके, तो आपका पेनी कितना हो, पेनी इज 1/100 ठीक है, 1/100th ऑफ अ डॉलर होता है ये आपका। ठीक है, तो जो पेनी है जो आपका 1 सेंट होता है, इस पर्टिकुलर पेनी को, इस पर्टिकुलर कॉइन को अब वहां पे उन्होंने बेसिकली एंड कर दिया है। ओके, इसकी मिंटिंग जो है अब वो नहीं करेंगे, मिंटिंग एंड हो गई है। जैसे इफ यू नो इंडिया के अंदर में 25 पैसे जो हैं वो मिंट नहीं होते हैं, 50 पैसे मिंट नहीं होते हैं। हाउएवर आपका जो पर्टिकुलर 50 पैसा है, 50 पैसा जो है वो आज भी लीगल टेंडर है।
ओके, अगर आपके पास 50 पैसे का सिक्का है तो आप बैंक में जाके उसको अभी भी 10 रुपीज तक का 10 रुपीज तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हो। 100 रुपए के ट्रांजेक्शन आप 50 पैसे से नहीं कर सकते हो। जैसे कई बार न्यूज आता है ना कि भाई एक पर्सन ने रिवेंज के लिए दूसरे पर्सन को अगर कॉइन्स ही कॉइन्स भेज दिए, लेकिन वो 50 पैसे की कॉइन नहीं भेज सकता अगर उसे 11 रुपए का यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन करना है, या 10 रुपीज का ट्रांजेक्शन कर सकता है। ओके, बैंक्स में नहीं, आप किसी पर्सन को भी जाके बोल सकते हो कि भाई मैं 50 पैसे ही आपको लेने पड़ेंगे, और वो एक्चुअल में मना कर नहीं सकता है, तो ये भी आपका लॉ है। हाउएवर 25 पैसे का जो सिक्का है, 25 पैसे जो होते हैं आपने शायद देखे भी नहीं होंगे 25 पैसे, या यूज तो करे ही नहीं होंगे, देखे तो हो सकते हैं घर में पड़े हों। 25 पैसे का जो सिक्का है वो 2011 में आपका लीगल टेंडर खत्म हो गया था, तो अब आप उसको तो करेंसी की तरह यूज नहीं कर सकते हो, बट 50 पैसे को अभी भी यूज किया जा सकता है। हाउएवर 25 पैसे और 50 पैसे को इंडिया में अब मिंट नहीं किया जाता है। व्हाई इट इज नॉट मिंटेड, व्हाई पेनी हैज बीन डिसकंटिन्यूड, बिकॉज इनको बनाने की जो कॉस्ट है वो उस पर्टिकुलर पेनी से ज्यादा है। यानी कि अगर आप बहुत सारा पेनी या सेंट इकट्ठा करो, उसको पूरा मेल्ट करके उसमें जो कॉपर और जिंक है उसको निकालो, तो उसकी वैल्यू ज्यादा निकलेगी। ओके, तो यहां पे करीब 4 सेंट, 1 सेंट को बनाने की जो मिंटिंग कॉस्ट है वो 4 सेंट हो गई थी, जिससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का यहां पे लॉस हो रहा था। तो यूएस गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि अब जो पर्टिकुलर पेनी है आपका 1 सेंट है, इसको ये और मिंट नहीं करेंगे। तो इसकी हिस्ट्री क्या है, अब ये पिछले 232 ईयर से पहली बार 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तब उस टाइम में आपकी छोटी मोटी चीजें मिल जाती थी। आज के टाइम में आपको भी पता है कि आज अगर आप 10 रुपए भी लेके जाते हो तो उसमें क्या ही आता है, 1 रुपए में तो आज टॉफी भी जल्दी से नहीं मिलती है। तो 1793 में इंट्रोड्यूस किया था और 232 ईयर की हिस्ट्री करी गई है। 232 आपका जो के ईयर के बाद से डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, और 232 ईयर के अंदर में इन्होंने क्या करा, लास्ट में 235 कॉइन्स यहाँ पे इन्होंने मिंट करे थे, 232 टू कमेमोरेट दिस इवेंट, और 3 बेसिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में देने के लिए। ओके, तो यहां पे ये जो पेनी है इसका भी पर्टिकुलर एंड हो चुका है। और फेस वैल्यू क्या होती है उस पेनी की, 1 सेंट, और $1 में कितने सेंट होते हैं, 100 सेंट होते हैं। यूएस मिंट कहां पे, फिलाडेल्फिया के अंदर में। ठीक है, ओके, तो ये सारी न्यूज थी आपके लिए। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव यूजफुल रहता होगा। इट पर्टिकुलर आस्क फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप प्लीज मुझे फीडबैक दीजिए, सो दैट हम नेक्स्ट ईयर जब आपका नेक्स्ट सेशन के लिए बच्चों को हम यहाँ पे ये न्यूज एनालिसिस कराएंगे, तो उसके अंदर में हम वो एडिशन करने की कोशिश भी करेंगे। ओके, इसके अलावा इफ यू वांट एनी स्पेशल सेशन दिस ईयर कि सर ये यूट्यूब पे सेशन हो सकता है तो हमारे लिए क्लैट या एलेट के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, इस मैसेज के साथ एंड करते हैं आज का दिन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।